नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। दतिया उपचुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने सिपाही भी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह आपस में भिड़ेंगे। बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और टीम की घोषणा भी कर दी है। जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने दतिया का मुख्य चुनाव प्रभारी बनाया है, वहीं नरोत्तम मिश्रा को भी मना लिया है। उन्होंने भी समर्थकों को संदेश दे दिया है कि पार्टी का फैसला ही सर्वोपरि है। कांग्रेस की तरफ जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। अब दोनों दलों की सेनाएं दतिया चुनाव जीतने के लिए जंग करती नजर आएंगी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। दतिया में उपचुनाव का बजा बिगुल। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित। बीजेपी से आशुतोष तिवारी, कांग्रेस से घनश्याम सिंह मैदान में। दतिया में साख और सम्मान की सीधी लड़ाई। दतिया उपचुनाव। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से यह नाम चर्चा में है। यहां अब चुनाव के लिए मैदान सज चुका है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की तरफ से आशुतोष तिवारी मैदान में हैं। उन्हें नरोत्तम की जगह टिकट मिला है। वहीं कांग्रेस ने घनश्याम सिंह पर दांव लगाया है। वह दतिया राजघराने से ताल्लुक रखते हैं और उनके पास अपार अनुभव है, जिससे वह कांग्रेस की नैया पार लगा सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी यह चुनाव और प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। उसने चुनाव जीतने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को दतिया का प्रभारी बनाया है। सिंधिया ग्वालियर राजघराने से आते हैं, लिहाजा अब दतिया चुनाव में दो राजघरानों की आपस में टक्कर देखने को मिलेगी। साल 2023 में दतिया सीट पर कांग्रेस के राजेंद्र भारती जीते थे। तब उन्होंने बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा को हराया था। इसी वजह से अब उपचुनाव में कांग्रेस किसी भी कीमत में इस सीट को नहीं गंवाना चाहती। राजेंद्र भारती को बैंक एफडी के धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। बीते शुक्रवार जब आशुतोष तिवारी का नाम बीजेपी ने बतौर उम्मीदवार आगे बढ़ाया, तब भारी विरोध शुरू हुआ, जो शनिवार सुबह तक हिंसात्मक भी हो गया। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने सड़क जाम की और पथराव की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा भोपाल तलब कर लिए गए, जहां पत्रकारों से बात करते हुए वे बेहद सधी हुई भाषा बोल रहे थे। खबर है कि भोपाल में संगठन पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद वो दिल्ली रवाना हो गए हैं, जहां बीजेपी आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। अच्छा होगा जो होगा, अच्छी चलता रहता है। उम्मीद तो सभी करते हैं टिकट की, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी ने बहुत दिया है। हाँ, तोड़फोड़ नहीं की है, पर उनको समझाएंगे, मान जाएंगे। हमारे अपने कार्यकर्ता हैं, सब मान जाएंगे। हमारे अपने कार्यकर्ता हैं, हम मनाएंगे। दतिया का यह उपचुनाव अब सिर्फ विधानसभा सीट का मुकाबला नहीं रह गया है। यह बीजेपी के लिए अपनी संगठनात्मक एकजुटता और साख बचाने की चुनौती है, तो कांग्रेस के लिए जीती हुई जमीन को बरकरार रखने की परीक्षा। एक तरफ सिंधिया की रणनीति होगी, तो दूसरी ओर दिग्विजय और जीतू पटवारी की चुनावी बिसात, राजघरानों की प्रतिष्ठा, नेताओं की साख और कार्यकर्ताओं की ताकत, सब कुछ इस रण में दांव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी। तो देखिए, दतिया उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी के साथ बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। उसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए। एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। यशवंत सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है। हमारे साथ जय नागरा जुड़ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। थोड़ी देर में भावना शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। फिलहाल बीएसटीवी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यशवंत जी, आपसे ही जानते हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस को लेकर बहुत सारी अटकलें थी, विचार कर रहे थे कि आखिर किसके नाम पर मुहर लगेगी, और इसको लेकर अब देखिए घनश्याम जी के नाम पर मुहर लगी है। क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ स्ट्रैटेजी कांग्रेस की? आदरणीय सृष्टि जी, आपको और साथी पैनलिस्ट को प्रणाम करता हूं। और सृष्टि जी, हमारे जो उम्मीदवार हैं आदरणीय घनश्याम सिंह जी, वो बहुत ही अनुभवी और बहुत ही प्रतिभावान उम्मीदवार हैं। पार्टी ने उन पर अपना भरोसा जताया है। वो 2 बार दतिया से पूर्व के विधायक भी रह चुके हैं, एक बार और बगल की सीट है वहां से वो विधायक रह चुके हैं। तो बहुत ही अनुभवी हैं, क्षेत्र में उनकी पकड़ है। अगर उनकी तुलना अभी भाजपा के जिन कैंडिडेट को आशुतोष तिवारी जी से अगर उनकी की जाए, तो निसंदेह
देव तिवारी जी, उनके आगे कुछ अनुभव, ना तो उनके पास अनुभव है और ना ही क्षेत्र में उनकी वो पकड़ है। आज हम लोगों ने कई जगह पे देखा है कि वहां की जनता ही कह रही थी कि ये ना तो किसी से मिलते थे, ना किसी से यहाँ आते थे, ना तो कुछ उनका संपर्क है क्षेत्र में। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ आप देखिएगा तो हमारे जो घनश्याम तिवारी जी हैं, वो लगातार क्षेत्र में उनकी पकड़ है। कार्यकर्ताओं के बीच में कल से जैसे ही उनका टिकट घोषित हुआ है तो कार्यकर्ताओं के बीच में अपार उत्साह सृजित हो रहा है। तो कांग्रेस अब जीत को लेकर आश्वस्त है यशवंत जी? बिल्कुल शक्ति जी, हम 100% 2023, देखिए 2023 में 7,500 वोटों से करीब से हमने नरोत्तम मिश्रा जी को हरवाया था। ये क्योंकि अभी जब 2.5 साल में जनता भाजपा की सरकार से त्राहिमाम है, परेशान है। किसान को ना तो बिजली मिल पा रही है, ना तो वो खाद मिल पा रही है, ना तो एमएसपी पे उसके मूल्य खरीदे जा रहे हैं। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं नीट के पेपर लीक हो जा रहे हैं। अभी आपने देखा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी के उसके विश्वविद्यालय के पेपर चोरी हो गए। तो किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे महिलाएं हो, ये एनसीआरबी का डेटा है कि महिलाओं के प्रति अपराध में मध्य प्रदेश लगातार टॉप में बना हुआ है। अवैध उत्खनन हो, इन सब कारणों से जनता लगातार भाजपा से परेशान है। और जिस तरह से आधी रात में इन्होंने राजेंद्र भारती जी का नामांकन शून्य करवाया है विधानसभा खोलकर, जनता इनसे अपना बदला लेना के लिए बैठी। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले एक चीज कही है यशवंत जी, उसका मुझे जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि देखिए जीत को लेकर कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है, एक तरफ तो आपने ये कहा, और आपने कहा कि आशुतोष तिवारी जी ज्यादा एक्टिव नहीं रहे हैं, ज्यादा सक्रिय नहीं रहे हैं, उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस घनश्याम सिंह जी का है। हम मानते हैं, अग्री करते हैं। लेकिन अगर नरोत्तम मिश्रा के नाम पर मुहर लगती, क्या इतनी ही आश्वस्त तब भी कांग्रेस होती? सृष्टि जी, नरोत्तम मिश्रा जी तो लड़ ही चुके थे 2023 में। आपने देखा 2018 में वो लड़े और मात्र 2,500 वोटों से वो बच गए थे किसी तरह से। नहीं तो 2018 में ही हार जाते। लेकिन वो रही सही कसर जो है जनता ने 2023 में निकाल दी। और आने वाला ये जो उपचुनाव है, इसमें चाहे नरोत्तम मिश्रा जी होते या आशुतोष तिवारी जी, कोई भी हो, कांग्रेस पूरी तैयार है। हमारा संगठन सृजन के माध्यम से हमने अपने संगठन को मजबूत किया है, बूथ स्तर तक हमने अपने संगठन को मजबूत किया है। अब आप देखिएगा कि विधानसभा उपचुनाव में हम इतिहास लिखने वाले हैं आदरणीय शक्ति जी। ठीक है, उम्मीद करते हैं, शुभकामनाएं आपको। जय नागरा जी, आपसे ही जानते हैं, देखिए जिस तरह से बीजेपी ने आशुतोष तिवारी जी के नाम पर मुहर लगाई, भारतीय जनता पार्टी अपने चौंकाने वाले निर्णय के लिए जानी जाती है। हमने देखा है कि कई बार ऐसे नाम सामने आए हैं जो बिल्कुल ही शॉकिंग रहे हो। आशुतोष तिवारी जी का नाम भी बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि उम्मीद यही जताई जा रही थी कि नरोत्तम मिश्रा जी का नाम सामने आएगा, और उम्मीद शायद उन्होंने भी ये नहीं की होगी कि उनका पत्ता कट जाएगा, लेकिन आशुतोष तिवारी जी के नाम पर मुहर लग जाती है। अब कांग्रेस ने घनश्याम सिंह जी के नाम पर मुहर लगा दी है। कैसे देखते हैं मुकाबले को, और क्या लगता है कि अगर दोनों की स्ट्रैटेजीज को देखें, क्या कुछ निकल कर सामने आता है? देखिए, कांग्रेस के लिए तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है अपनी सीट को बचाए रखना। लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है कि उन्होंने जब कैंडिडेट चेंज किया है उसका इम्पैक्ट किस तरह का होता है। क्योंकि एक बीजेपी ने बड़ा निर्णय लिया है, एक बड़े नेता को, नरोत्तम जी को लेकर के सारे लोगों के मन में था कि वही चुनाव लड़ रहे हैं, और कार्यकर्ताओं में भी। और जिस तरह का हंगामा दिखा, जिस तरह की, तो अब बीजेपी के लिए चुनौती है कि वो अपने इस तरह के बगावती तेवर जो कार्यकर्ताओं के हैं वो कैसे वो करती है। क्योंकि इतने इस्तीफे हुए हैं और सारा माहौल वहां पे इतना गरमाया हुआ है, वो क्या सद पाएगा बीजेपी से, और कैसे वो सारे, तो आप देखिए कि जिलाध्यक्ष से लेकर के वहां के सारे पार्टी के पदाधिकारी तक ने इस्तीफा दिया है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को, उसका इम्पैक्ट जो है वो आम मतदाताओं पर भी आएगा। देखिए, चुनाव में वैसे देखा जाए तो उपचुनाव हमेशा सरकार के पक्ष में जाता है, इसलिए कि सरकार के पास साधन संसाधन वो पूरे होते हैं और वो कहीं ना कहीं अहम रोल होते हैं। लेकिन मुझे लगता है हर चुनाव में जो न्यूट्रल वोटर होता है उसका ओपिनियन बहुत मायने रखता है कि वो किधर जाता है। कांग्रेस का अपना एक प्रतिबद्ध वोटर है, बीजेपी का अपना प्रतिबद्ध वोटर है, जो इधर उधर नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसी स्थिति में जो बीजेपी का जो बगावती तेवर है वो, और जो न्यूट्रल वोटर है वो किधर जाएगा, इस पे सारी चीजें निर्भर करेगी। और दूसरा, कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है वहां पे मेहनत करना और अपनी सीट को बचाए रखना। तो ये चुनाव निश्चित रूप से दिलचस्प हो गया है, और ये बीजेपी के लिए भी आगे की राह प्रशस्त करेगा कि यदि इस तरह के जो बड़े निर्णय है
जी, वो लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? साफ तौर पर, क्योंकि देखिए कई बार होता है कि हम देखते हैं बीजेपी की तरफ से कई सारे शॉकिंग निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है कि उनके जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो इस बार तो ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग और काफी हम कह सकते हैं रोचक मुकाबला होने वाला है दतिया का उपचुनाव। यशवंत जी, एक और जवाब दीजिएगा। देखिए हमने देखा है कि ग्राउंड स्तर पर भी मजबूती बहुत जरूरी है। अभी जैसा कि जय नागरा जी भी बता रहे थे कि दोनों ही पार्टियों को ग्राउंड लेवल पर उतना मजबूत होना होगा और उसी के साथ जिसकी जमीनी पकड़ ज्यादा होगी उसके जीतने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि देखिए घनश्याम सिंह जी काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं। अब अगर हम देखें राजेंद्र भारती जी की जब विधायकी गई है, कई सारे आरोप उन पर लगे, कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जनता कैसे भरोसा करेगी? आदरणीय सृष्टि जी, राजेंद्र भारती जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो पूरा राजनीतिक अपरोध। आप तो कई बार बैंक में आप देखिएगा उनके ऊपर आरोप क्या है कि उन्होंने अपनी एफडी को बढ़ाया। आप कई बार बैंकों में क्या होता है कि आपका पैसा अगर रखा है, आपकी एफडी मैच्योर हो गई है तो वो अपने आप अपडेट हो जाती है, वो अपने आप वो बढ़ जाती है, उसमें आपको बहुत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक राजनीतिक षड्यंत्र रच के उनकी विधायकी को समाप्त किया गया है। सृष्टि जी, हम पूरी तरह से वहां पर तैयार हैं, पूरी तरह से संगठित ये देखिए, ये जो टेक्निकल चीजें हैं ये हम और आप समझ सकते हैं, उस पर हम समझ सकते हैं कि हो सकता है कुछ टाइम बाद वो चीजें जो है सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन जो आम जनता है फिलहाल उसके दिमाग में इतनी सारी चीजें नहीं चलेगी। उसको यही पता रहेगा कि राजेंद्र भारती पर आरोप लगे इसलिए उनकी विधायकी चली गई, अब उसके बाद नया कैंडिडेट सामने आया है। कांग्रेस पार्टी के लिए कितना मुश्किल है उन आम जनता को समझाना? सृष्टि जी, कांग्रेस के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जनता को आप ये मत समझिए कि जनता अपडेट नहीं रहती है। जनता हमसे और आपसे ज्यादा अपडेट रहती है। आज सबके हाथ में स्मार्टफोन है, वो जानते हैं कि क्या चल रहा है और वो सब समझते हैं। अभी जैसा मैं एक जवाब जरूर देना चाहता हूँ जय नागड़ा जी का, कि उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल के पास संसाधन होते हैं तो वो उसका ज्यादा उपयोग करते हैं। हम मानते हैं कि सत्ताधारी दल के पास संसाधन होते हैं, हमसे ज्यादा संसाधन है भाजपा के पास, साम दाम दंड भेद सब में माहिर है। लेकिन इन्हीं संसाधनों के बावजूद भी विजयपुर में हमने मंत्री को हराया है। आदरणीय सृष्टि जी, विजयपुर की सीट को हमने उनसे छुड़ाया था और बुधनी में हम बहुत कम मार्जिन से हमारा चुनाव रह गया, नहीं तो बुधनी भी हम जो है तो जीतने ही वाले थे। तो ये संसाधन का मतलब नहीं है। जनता जिस तरह से भाजपा की तानाशाही से परेशान है, तो वहां के नेताओं के अवैध खनन और उनकी वादा खिलाफी से जनता परेशान बैठी हुई है और जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। आप देखिएगा इसका रिजल्ट आने वाला। कल ही से जिस तरह से हमारे घनश्याम सिंह जी का टिकट घोषित हुआ है और जिस तरह से जनता के बीच में उत्साह नजर आ रहा है, ये उसका एक बानगी बस है। ठीक है जय नागरा जी, देखिए हमने देखा है कि जैसे अभी बता भी रहे हैं यशवंत जी कि घनश्याम सिंह जी का नाम डिक्लेयर हुआ, कांग्रेस पार्टी काफी खुश है और सपोर्ट कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, तमाम चीजें प्रयास हैं क्योंकि और यही चाहेगी कांग्रेस पार्टी कि उनका उम्मीदवार जीते। लेकिन अगर बीजेपी को दूसरी तरफ देखें, हमने देखा है जैसे ही आशुतोष तिवारी जी का नाम सामने आता है दतिया की जो स्थिति है वो बदल जाती है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो इस्तीफा देना शुरू कर देते हैं, बवाल करना शुरू कर देते हैं, आक्रोशित नजर आते हैं और इसका जो ये पूरा डैमेज हुआ है, हालांकि अब नरोत्तम मिश्रा जी से जब सवाल किए जा रहे हैं, मीडिया उनसे बातचीत कर रही है तो वो एक मुस्कान के साथ जवाब दे रहे हैं कि नहीं, पार्टी आलाकमान जो भी निर्णय लेगा मैं उसको साथ चलूंगा और कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें हैं। लेकिन अंदर ही अंदर डैमेज तो हुआ है। अभी डैमेज कंट्रोल करना कितनी बड़ी चुनौती होगा? देखिए, ये बात सही है आप जो कह रहे हैं, वो मुस्कान कितनी फीकी है वो सारे लोगों के उनके चेहरे, उनके बॉडी लैंग्वेज बता रही है, उनके आवाज में जो भारीपन है वो दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक वो बहुत दबाव में और बहुत हताशा में वो इस तरह की बात हो रही है। अब बात दोहरी एक स्थिति है, यदि बीजेपी वहां पे जीतती है तो निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान का हौसला और बुलंद होगा और इस तरह के निर्णय और लिए जाएंगे और हर बड़ा नेता इस निर्णय के बाद डरा हुआ है। चाहे मैं कह रहा हूं कि अकेला ये जो निर्णय हुआ है इसका इम्पैक्ट बीजेपी में बहुत गहरा होगा, चाहे कैलाशी विजयवर्गीय से लेकर के और भी जो बड़े नेता है वो भी कभी कहीं ना कहीं दहशत में होंगे कि इस तरह से हुआ। अब यदि वो पार्टी से वहां बीजेपी जीतती है तो निश्चित रूप से इस तरह के फैसले लेने वालों को बल मिलेगा और यदि हारती है तो एक सबक मिलेगा। अब ये बीजेपी के लिए मतलब खासतौर पर नरोत्तम मिश्रा के लिए तो एक अस्तित्व का संकट है कि यदि बीजेपी जीतती है तो वो हाशिए पे आ जाएंगे और देख रहे हैं कि बीजेपी में किस तरह से बड़े बड़े नेताओं को हाशिए पे धकेला जा रहा है। और यदि तो
ये बड़ी उहापों की स्थिति है उनके लिए कि इसमें वो क्या करेंगे। यदि वो न्यूट्रल रह जाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। मैं नहीं कहता कि उपचुनाव में केवल साधन संसाधन ही मायने रखते, मैं वही कह रहा हूं कि न्यूट्रल वोटर जो होता है वही सारे नतीजों को प्रभावित करता है। कांग्रेस का अपना एक वोट बैंक है, बीजेपी का अपना वोट बैंक है जो कमिटेड होता है, जो कभी इधर उधर शिफ्ट नहीं होता। जो शिफ्ट होने वाला वोटर है वही परिणाम देता है। तो ये बिल्कुल सच है कि कांग्रेस वहां पे जमीनी स्तर पर कितना काम करती है और जो आक्रोश है उसको वोटों में तब्दील करना वो बड़ी चुनौती है। देखिए, कांग्रेस ये कहती है कि अपने आप हो जाएगा, तो वहीं आकर के वो नुकसान उठाती है हर चुनाव में। कई बार पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि आम चुनाव में लोग एक जनभावनाएं दिख रही थी, मीडिया में इस तरह की बात आ रही थी, लेकिन वहीं आकर के कांग्रेस कमजोर हो जाती है यदि उस आक्रोश को वोटों में तब्दील ना कर पाए। यदि यहाँ पे उसको बनाए रखा उस टेम्पो को और ये ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आए तो निश्चित रूप से वहां पे, मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस अपनी सीट को बरकरार नहीं रख सकती, तो लेकिन कांग्रेस को भी बीजेपी को कम नहीं आंकना पड़ेगा। देखिए, हर चुनाव जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। कोई बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जय नागराज जी, ये सारे पॉइंट से मैं अग्री करती हूँ क्योंकि देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक और चीज, एक समीकरण जो है वो मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहती हूँ जय नागराज जी, क्योंकि देखिए हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, मुख्य चुनाव प्रभारी उन्हें बनाया है। आशुतोष तिवारी जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं कह सकते, अगर घनश्याम सिंह जी की बात करें तो वो 2 बार के विधायक रह चुके हैं और नरोत्तम मिश्रा 5 बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनका नाम काटा गया। उसके बाद आशुतोष तिवारी एक नया नाम लेकर आई बीजेपी। और इसी के साथ हमने ये भी देखा कि कांग्रेस ने, हालांकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये मौका मिला है उसके बाद घनश्याम सिंह जी भी राजघराने से आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राजघराने से आते हैं, वो भी एक फैक्टर सामने आ रहा है। तो क्या ये बीजेपी पूरा जो चैलेंज है ज्योतिरादित्य सिंधिया को देना चाहती है? और क्योंकि आशुतोष तिवारी से अभी बहुत ज्यादा उम्मीदें तो मुझे नहीं लगता पार्टी को होगी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया से जरूर होंगी। देखिए, ये अभी हम बीजेपी में लगातार जो ट्रेंड देख रहे हैं कि यदि जीत होती है तो वो जीत का क्रेडिट तो केवल एक ही व्यक्ति को जाता है। यहाँ पे स्थानीय स्तर पे आप किसी को भी दें, है ना, उसके लिए तो हाँ, हार जरूर होती है तो फिर उसके ठीकरे पोटने के लिए फिर जरूर तलाशे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिंधिया जी के लिए भी एक बड़ी अजीब की स्थिति है कि उनको उसमें कर दिया है। और कितना प्रभाव वहां पे कर पाएंगे, कितना, क्योंकि बीजेपी इस समय जिस तरह की स्थिति है, आप देखिए बीजेपी का दफ्तर को ही एक तरह से हैक कर लिया गया है। सारे जो बीजेपी के असंतुष्ट लोग हैं उस के अंदर, और दूसरी जो उनका घाव इतनी जल्दी भरेंगे नहीं, क्योंकि पहली बार जो बहुत गृह मंत्री रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, तो उनका वहां पे वो दबदबा रहा है, उनका कार्यकर्ता भी थानों में जाकर के अपनी, अब वो जब पिटा है तो आप सोचिए कि इतनी आसानी से वो जख्म भरेंगे नहीं, वो किस रूप में आएंगे वो देखना होगा। जी बिल्कुल, और ये मुझे लगता है ये मुश्किलें भी क्रिएट हो सकती हैं। यशवंत जी, आपसे ही जानना चाहते हैं क्योंकि देखिए अभी हमने देखा कि दतिया की स्थिति की जब हम बात कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी का पत्ता साफ होता है, उसके बाद आशुतोष तिवारी जी को मौका मिलता है और काफी ज्यादा आक्रोश भी देखने को मिला दतिया में। इसके बाद अब उपचुनाव में क्या कांग्रेस को इसका एडवांटेज मिल सकता है? बिल्कुल एडवांटेज तो है। ये देखिए, भाजपा जो है, आदरणीय सृष्टि जी, भाजपा गुटों में बटी हुई पार्टी है दतिया में। पर ये आरोप तो कांग्रेस पर लगाती है भाजपा कि कांग्रेस गुटों में बटी है। ये तो आप देख रहे हैं ना, ये तो आपको प्रत्यक्ष वहां पर दिखाई दे रहा है किस तरह से नेशनल हाईवे को जाम किया जा रहा है। 8 पुलिस एसपी समेत 8 पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है, एसपी समेत 8 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। किस तरह से भाजपा के कार्यालय को पूरा घेर लिया जाता है, तो ये तो पूरा वहां पर हमको दिख रहा है। और ये ऊपर से भले कुछ भी कहे, लेकिन एक बार कार्यकर्ता ने जो ठान लिया है वो भाजपा को, मुझे नहीं लगता कि भाजपा के लिए वो काम करेगा। ये दबाव अगर बनाएंगे तो वो ऊपरी से भले कुछ करे, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा इनको फायदा मिलने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ आप कांग्रेस को देख लीजिए, आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, आदरणीय दिग्विजय सिंह, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया, ये सब लोगों के नेतृत्व में हमारी पूरी कांग्रेस एकजुट है। राजेंद्र भारती जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस वहां पर, और हमारा डोर टू डोर कैंपेन चालू हो चुका है। मतलब हमने, जब से वहां पर हमारी सीट खाली हुई है आदरणीय सृष्टि जी, हमने अपना डोर टू डोर कैंपेन चालू कर दिया है। हमारा पूरा संगठन वहां पे काम कर रहा है। ये केवल अपने अपने, कभी नरोत्तम जी का गुट है, कभी आशुतोष जी का गुट है, कहीं पर मुख्यमंत्री जी का गुट है, कहीं पर मेन भाजपा का गुट है। ये गुटों में चल रही है यहाँ पर भाजपा, लेकिन हमारी पूरी पार्टी एकजुट होकर वहां पर चुनाव लड़ रही है, और उसका ये आप देखिएगा कि उसका रिजल्ट दिखाई देगा।
ठीक है जय नागला जी, अगर दोनों ही प्रत्याशियों को कंपेयर करें, मैं चाहती हूँ अब एक बार इनके कंपैरिजन को देखकर आप सिटी थोड़ा सा बताइए कि जनता को अगर एज अ पर्सन और एज अ जनता मतलब अगर वोट डालने जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं तो उनका भरोसा किस तरह से दोनों पार्टी के उम्मीदवार पर हो सकता है। आशुतोष तिवारी के बारे में भी बताइएगा, घनश्याम सिंह जी के बारे में भी बताइएगा। देखिए, आशुतोष जी के बारे में जितना मैंने जाना है वो संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं और मूल रूप से दतिया के रहने वाले हैं। और घनश्याम जी के साथ में जैसा बताया है अभी कि वो ऑलरेडी वहां पे विधायक रह चुके हैं, आसपास के और क्षेत्रों में उनकी पकड़ है। और देखिए, ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ राजघरानों की अपनी पकड़ होती है और किस तरह से वो चुनाव लड़ते हैं, किस तरह से उनकी कैंपेनिंग होती है और आम लोग उनको किस तरह से स्वीकार करते हैं। देखिए, संगठन का अपना दायरा होता है वो, लेकिन आम पब्लिक से कितना जुड़े हैं ये अलग बात होती है। नरोत्तम जी के साथ में ये तो था कि चूंकि वो सीधे आम आदमी के साथ जुड़े थे और जो देख रहे हैं कि वहां के लोगों की अपेक्षाएं जिस तरह की हैं वो अलग तरह की है वहां पर, तो मुझे लगता है कि इसकी कितना पूर्ति आशुतोष जी कर पाएंगे और ये देखना दिलचस्प होगा। जय नागरा जी, इसमें एक और फैक्टर ऐड हो जाता है क्योंकि देखिए एक तरफ युवा नेता है, एक तरफ एक्सपीरियंस नेता है और ये भी बहुत मैटर करता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि हम नए चेहरों को मौका देते हैं, हम वो प्रयास करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने अनुभवी उम्मीदवार उतारा है। देखिए, मुझे लगता है ये उपचुनाव जो है एक तरह का लिटमस टेस्ट है सभी के लिए, कांग्रेस के लिए भी कि वो इस चुनाव को किस तरह से मैनेज करती है, किस तरह से अपना मैनेजमेंट करती है, ये बहुत मायने रखेगा। और ये जीतू पटवारी जी के लिए भी बड़ी चुनौती है कि ये यदि सीट को वो बरकरार रखते हैं तो उनकी संगठनात्मक क्षमता भी दिखती है। इधर बीजेपी के लिए भी उतनी बड़ी चुनौती है क्योंकि इससे देखिए सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप इतने सारे इश्यूज को, जैसा कि मेरे कांग्रेस के साथी ने जो बताया कि इतने सारे इश्यूज हैं, मैं मानता हूं कि बहुत सारे इश्यूज हैं मध्य प्रदेश में और जिनको आप भुनाया जा सकता है, लेकिन कितना भुना पाएंगे और लोगों को हम उस सोच के साथ में जोड़ पाएंगे, ये चुनौती है। तो और निश्चित रूप से ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है और इस तरह की स्थिति में क्या परिणाम देंगे ये आगे की पूरी मध्य प्रदेश के अगले चुनाव को ये कहीं ना कहीं ये इशारा करेगा, ये परिणाम साफ तौर पर। क्योंकि जय नागरा जी देखिए, अभी हम देख रहे हैं कि 2028 में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी हो या कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी जो जमीनी स्तर पर पकड़ है वो मजबूत करने के प्रयास अभी से शुरू कर दिए हैं क्योंकि 2028 में जब चुनाव होने उस दौरान किसकी जमीनी पकड़ मैटर करेगी, बहुत मैटर करती है। जब तक आपकी जनता के बीच में, जैसे आप थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे कि जनता के बीच में अगर आपकी लोकप्रियता नहीं होगी तो फिर वो चुनाव में कहीं ना कहीं दर्शाएगा और यहाँ पर भी वो फैक्टर है। अब ये जो चुनाव होगा, दतिया के उपचुनाव पर सबकी नजर टिक गई है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस एक बहुत ही तगड़ा मुकाबला होने वाला है क्योंकि एक तरफ हम जैसे बात भी कर रहे हैं युवा नेता है, एक तरफ एक्सपीरियंस नेता है, लेकिन क्या ये एक रोड मैप या क्या ये एक मैसेज आने वाले चुनाव के लिए भी देकर जाएगा? जय नागरा जी। जी, और निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा ना कि ये एक लिटमस टेस्ट है, ये आगे कई सारी चीजों को तय करेगा कि ये चुनाव किस तरह के होंगे और फिर इसमें कहीं ना कहीं निर्वाचन की प्रक्रिया भी इस समय जो इस तरह से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण होगी। देखिए, अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से निर्वाचन को प्रभावित किया गया, जिस तरह के आरोप लगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालों के जवाब इस चुनाव के माध्यम से हमको मिलने वाले हैं। जनता में कितना आक्रोश है, क्या वो अभी भी उसी धार्मिक ध्रुवीकरण पे, और फिर देखिए ये एक राम मंदिर का मुद्दा भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि राम मंदिर में चोरी से कितनी लोगों की आस्थाओं पर चोट पहुंची है। कहीं ना कहीं वो रिएक्शन भी इसमें साथ होगी कि जो अभी तक बीजेपी ध्रुवीकरण करती पाई है वो क्या हो पाएगा इसमें, इस चुनाव में। तो मुझे लगता है कि कई सवालों के जवाब जो है इस चुनाव के परिणाम से मिलेंगे और ये आगे के लिए पार्टी के लिए, दोनों पार्टियों के लिए सबक होगा कि वो किस तरह के जनता के मन में क्या है, ये एक चीज तस्वीर साफ होगी। जी ठीक है यशवंत जी, अगर इन सभी फैक्टर्स को देखें तो देखिए पल्ला थोड़ा सा तो आपका भारी अभी दिखाई दे रहा है क्योंकि देखिए जो आपके उम्मीदवार हैं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, जनता के बीच में ज्यादा एक्टिव हैं और हालांकि बीजेपी पर इस पर डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे दिग्गज नेता मैदान पर हैं तो वो कमान संभालेंगे और निश्चित तौर पर ये मुकाबला रोचक होगा। लेकिन अगर उम्मीदवार की बात करें, घनश्याम सिंह जी ज्यादा एक्टिव है, 2 बार के विधायक रह चुके हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे अभी जय नागरा जी बता भी रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिनको लेकर कांग्रेस का थोड़ा सा उसको एडवांटेज मिल भी सकता है। तो अगर इन सभी चीजों के बाद भी कांग्रेस हारती है तो फिर क्या कांग्रेस का प्रयास रहेंगे या फिर कांग्रेस की क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी?
सवाल ही नहीं उठता कांग्रेस का हारने का। इसकी एक वानगी आपको दिखाता हूं कि एक तरफ तो हमारे जब हमारी टिकट घोषित होती है तो हमारा कार्यकर्ता ढोल नगाड़े लेकर अपने नेता का स्वागत करने के लिए निकल पड़ता है, हुजूम निकल पड़ता है। और दूसरी तरफ भाजपा में जब वही भाजपा के टिकट घोषित होती है तो उनका कार्यकर्ता मतलब बूथ से लेकर पार्षद और जनपद अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष तक वो लगातार इस्तीफे दे रहे हैं, आंदोलन दे रहे हैं। तो इसी से एकदम पिक्चर क्लियर हो जाती है कि कौन जीत रहा है, किसको एडवांटेज है। हमारी पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। तो देखिए वहां पर ऑलरेडी कांग्रेस का गढ़ है दतिया, 8 बार वहां पर कांग्रेस के विधायक रहे हैं आदरणीय सृष्टि जी। केवल नरोत्तम मिश्रा जी को छोड़ दिया जाए तो वहां पर 8 बार के करीब कांग्रेस के विधायक रहे। राजेंद्र भारती जी खुद विधायक रहे हैं, इनके पिताजी विधायक रहे हैं, वहां पर घनश्याम सिंह जी हमारे वहां पर विधायक रहे हैं। कांग्रेस का पलड़ा बहुत मजबूत है और हम पूरी ताकत के साथ ये चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा जल्दी से जवाब दीजिएगा। राजेंद्र भारती के परिवार में किसी सदस्य को टिकट देने की बात कांग्रेस की ओर से सामने आ रही थी और ये उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि आप भी मान ही रहे हैं कि राजेंद्र भारती पर जो आरोप लगे वो बेबुनियाद है, तो ये उम्मीद की जाती है कि उनके परिवार से किसी को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन वो तस्वीर दिखाई नहीं दी। ऐसा क्यों? यशवंत जी, एक छोटा सा रिएक्शन। सृष्टि जी, राजेंद्र भारती जी ने ही कहा है कि भाई हमारे कोई जरूरी नहीं कि हमारे परिवार को टिकट दिया जाए, ये तो पार्टी आला कमान का निर्णय है। पार्टी आला कमान जी ने घनश्याम जी को टिकट दे दिया, अब उस पर राजेंद्र भारती जी भी सम्मिलित है। पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है और उसका चुनाव को उसको निकाल के लेके आएंगे हम। ठीक है, समन्वय के साथ लड़ने की बात कर रहे हैं आप, और दतिया उपचुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। देखने वाला विषय होगा कि क्या कुछ इसमें और सामने आता है, किसकी जीत होती है, किसका पल्ला भारी होता है। फिलहाल के लिए आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। यशवंत जी आपका बहुत धन्यवाद, जयनागरा जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, दतिया उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी के साथ दोनों ही दलों ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अब ये जीत किसके पल्ले में जाती है, इस पर सबकी नजर रहेंगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।